हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा से संबंधित पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक की, जिसमें से इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट 11 की। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सेट 9 की चर्चा की थी। इसके बाद अब हम डायरेक्ट सेट 11 की बात करेंगे, क्योंकि उस पुस्तक में सेट 10 नहीं दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन करता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन करता है और मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। अब यदि क्वेश्चन यह भी आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा भाग सोयाबीन का अधिकतम उत्पादन करता है, तो आपको आंसर करना होगा पश्चिमी भाग। प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत की गई। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत की गई थी। प्रश्न क्रमांक 3, वर्ष 2021 के आधार पर देश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, केरल रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियोस से आपके एग्जाम की तैयारी में सहायता प्राप्त होती है, तो कृपया कर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, ग्रामीण भंडारण योजना खालिस्तान के लिए एक पूंजी निवेश सब्सिडी योजना है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण भंडारण योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों, जिसको आम भाषा में हम वेयर हाउस कहते हैं, के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 5, भारत सरकार ने किस वर्ष में नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन अर्थात राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP को लागू किया। तो दोस्तों, वर्ष 2001 में भारत सरकार ने NPOP को लागू किया। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 6, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अर्थात ALRMP भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया या किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो दोस्तों, ALRMP प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 7, मध्य प्रदेश में जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग पर राज्य नीति को खाली स्थान में जारी किया गया। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जैविक खेती पर राज्य नीति को वर्ष 2010 में जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। दोस्तों, मध्य प्रदेश में गन्ना आपूर्ति और खाद का नियमन अधिनियम को किस वर्ष में राष्ट्रपति की सहमति प्रदान की गई। तो दोस्तों, वर्ष 1959 में मध्य प्रदेश में आपूर्ति और खाद का नियमन अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब है। दोस्तों, इन प्रश्नों को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि पटवारी परीक्षा में अधिनियमों को कब शुरू किया गया, किस संस्थान का गठन किस सन में किया गया, किस संस्थान का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया। ऐसे तथ्यों को भी हमें आवश्यक रूप से अपने एग्जाम की तैयारी में ध्यान रखना है, जिससे कि हम अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएं। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, 16 जुलाई 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना नई दिल्ली में की गई। दोस्तों, यहाँ प्रश्न बन सकता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, तो आपको आंसर न्यू दिल्ली लगाना होगा।
प्रश्न क्रमांक 10, भारत में सितंबर किस वर्ष में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अर्थात NDDB का गठन किया गया? तो दोस्तों वर्ष 1965 में NDDB का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 11, मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेन स्टेशन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन करना सेंट्रल सीमेन स्टेशन का उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 12, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने सबसे ज्यादा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान अर्थात RSETI स्थापित किए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। प्रश्न क्रमांक 13, मध्य प्रदेश में कृषि स्वामित्व अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो मध्य प्रदेश में कृषि स्वामित्व अधिनियम वर्ष 1960 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की। दोस्तों कृषि में पारंपरिक सूचना प्रसार और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से कृषि संबंधी अभ्यासों को सुधारने के लिए बनाए गए मिशन को हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। प्रश्न क्रमांक 15, ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं है? दोस्तों यहां पर प्रश्न में नहीं पूछा गया है, तो प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण में कंप्यूटर के मूल तत्व शामिल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 16, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने निम्नलिखित में से किस पूर्व योजना को प्रतिस्थापित कर दिया गया है? दोस्तों इस प्रश्न को हम पहले भी सेट्स के माध्यम से देख चुके हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 17, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 18, मध्य प्रदेश में कुल कितने फसल क्षेत्र हैं? दोस्तों हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में कुल 5 फसल क्षेत्र हैं। प्रश्न क्रमांक 19, राष्ट्रीय बीज निगम को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम को स्थापित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 20, जिला पंचायत निधि से धन को लेना और वितरित करना किसका कर्तव्य है? तो दोस्तों मुख्य कार्यपालन अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह जिला पंचायत निधि से धन को ले और वितरित करे। प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं अतिरिक्त तथ्यों की। इसमें एक तरफ फसल दी हुई है और दूसरी तरफ उनका उत्पादन क्षेत्र दिया हुआ है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन मालवा क्षेत्र में अधिक होता है। चावल उत्पादन बघेलखंड में, वर्षा यहाँ पर अधिक होती है इस कारण से। गेहूं का उत्पादन नर्मदा घाटी क्षेत्र में, मक्का उत्पादन सतपुड़ा क्षेत्र में, कपास उत्पादन निमाड़ क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। गन्ना उत्पादन चंबल एवं नर्मदा घाटी में, तिल उत्पादन बुंदेलखंड में जिसको हम तिली के नाम से जानते हैं, सरसों उत्पादन मध्य भारत के पठार में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा यह वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेट बी की। तो दोस्तों यदि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस से आपके एग्जाम की तैयारी में आपको थोड़ी भी सहायता प्राप्त होती है तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें, अधिक से अधिक ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जिनको हमारे वीडियोस से लाभ हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम की लिंक आपको प्रदान की हुई है। आप हमारे इन चैनल से जुड़कर हमारी इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। इन पर हम समय समय पर आपके एग्ज़ाम से संबंधित
पाठ्य सामग्री आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। जय हिंद।